इसके लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर चैप्टर 3 का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। आज चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, लेकिन इसके बाद एमसीक्यूज़ की हमने प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, कंसेप्ट आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आर कंसीडरेशन। आई कैप की बुक का रेफरेंस भी है, राइस बुक का रेफरेंस भी है, असाइनमेंट भी नोट कर लीजिए और इसके साथ प्लस एमसीक्यूज़ को ऐड कर लीजिए। आपकी आज की असाइनमेंट में एमसीक्यूज़ भी शामिल होंगे जी। कंसेप्ट क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आर कंसीडरेशन। दो टर्म्स है, दोनों में फर्क ध्यान में रखिएगा। लॉ डिफरेंशिएट करता है। अच्छा, क्यों करता है ये भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले फर्क क्या है ये सुन लें। एक है वॉइड एग्रीमेंट्स, एक है वॉइड एग्रीमेंट्स और एक है इल्लीगल एग्रीमेंट्स। इल्लीगल एग्रीमेंट्स, इन दोनों में फर्क है। पहले मैं आपको फर्क बताना चाह रहा हूं, फिर इसका लीगल इफेक्ट बताऊंगा। वॉइड एग्रीमेंट्स वो है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, जैसे कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स। अगर आपको इम्पॉसिबल काम करने का एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। इल्लीगल एग्रीमेंट क्या है? ये वॉइड एग्रीमेंट की एक खास किस्म है ये भी वॉइड एग्रीमेंट, लेकिन ये वॉइड एग्रीमेंट की एक खास किस्म है जिसमें कोई इल्लीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, वेजरिंग फॉर एग्जाम्पल, शाबाश, बिल्कुल वेजरिंग, या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाना, इसका एग्रीमेंट किया जाए। ठीक है, किसी को सुपारी दी जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमारा वाइड एग्रीमेंट तो है या इल्लीगल एग्रीमेंट भी है। तो बेसिकली इल्लीगल एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट की एक टाइप है, लेकिन ये ज्यादा स्वेयर एग्रीमेंट है। ये अब इसका मैं लीगल इफेक्ट आपको बताता हूं। वाइड एग्रीमेंट्स में लॉ ये कहता है कि एग्रीमेंट ये भी वाइड ये भी वाइड, इसमें रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स होती है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स का मतलब क्या? जिसे रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी आपने लिया दिया आपने एडवांस एक वो वापस करना है वाइड एग्रीमेंट्स में। लेकिन अगर इल्लीगल एग्रीमेंट्स है ये भी वाइड, लेकिन इसमें लिया दिया वापस नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी एक तरह से आप उसमें इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताना था। अब हमने ये समझना है वाइड एग्रीमेंट्स की, तो हमने लिस्ट शायद पढ़ ली होगी। पढ़ी है कोई लिस्ट? एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, इस तरह की लिस्ट पढ़ी है हमने? कोई पढ़ी है ना? कहां पढ़ी थी? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ वगैरह वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल तो पढ़ी है ना? किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ी थी? अच्छा, चैप्टर 1 2 में पढ़ी थी क्या? 3 में? 3 में ही किसी पढ़ी हुई है ना? चलिए ठीक है, तो वाइड एग्रीमेंट तो हमें पता चल गया क्या है, पूरी लिस्ट। अब इल्लीगल एग्रीमेंट्स को हमने जानना है ये क्या है। तो आज के लेक्चर में हम इल्लीगल एग्रीमेंट्स के ऊपर ही कमेंट करेंगे। इसको लॉ अनलॉफुल का नाम भी देता है, तो एक ही बात है, अनलॉफुल कह लें या इल्लीगल कह लें, एक ही बात है ना। तो इल्लीगल कहता है जिसका इल्लीगल एग्रीमेंट कौन सा है? जिसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इल्लीगल होंगे, अनलॉफुल, या उसका मकसद अनलॉफुल होगा, या उस मकसद को पूरा करने के लिए जो कंसीडरेशन तय की गई है वो अनलॉफुल होगी। आपको याद होगा एग्जांपल, अगर फर्ज कीजिए मैं 1 लाख रुपया देता हूं कि भाईजान इसकी जरा ठुकाई करें, ये साइन में एमसीक्यूज नहीं करके आया, ठुकाई करें, इसमें कंसीडरेशन 1 लाख रुपया वो लीगल है, लेकिन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, तो दोनों में से एक चीज भी तो इल्लीगल हो गया। और अगर मैं इन्हें कहूं कि आप हमारी फैक्ट्री में अकाउंटेंट के तौर पे जॉब करें और बदले में आपको आधा किलो चर्च मिलेगी हर मंथ एंड में, अब ये ऑब्जेक्ट ओके है, कंसीडरेशन इल्लीगल है। तो दोनों में से एक चीज भी अगर गलत हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इल्लीगल एग्रीमेंट, अनलॉफुल एग्रीमेंट। समझ आ गई? तो वैसे आपके लिए क्या, अब इसका ये मतलब नहीं है आपने हर केस स्टडी में सोचना शुरू कर दें इसमें ऑब्जेक्ट है इल्लीगल के कंसीडरेशन है। और भाई फर्क क्या पड़ता है? एक भी चीज इल्लीगल होगी तो आगे चले इल्लीगल करके इसको। ये डिफरेंशिएशन आपने हर केस में नहीं सोचनी कि इसमें ऑब्जेक्ट इल्लीगल है कि कंसीडरेशन। एक भी चीज इल्लीगल होगी, पता चल गया ना, कहीं ऑब्जेक्ट इल्लीगल, ये कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल है। क्लियर? अब हमें सर्कमस्टेंसेस बता रहा है, एग्जांपल दे रहा है कि किस सिचुएशन में एग्रीमेंट इल्लीगल होगा। पहले उसने हमें, इससे पहले आपने खुद कहा वाइड एग्रीमेंट की एग्जांपल दे दी उसने कि ये एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट में एक एग्जांपल थी इल्लीगल की। ठीक है, अब इल्लीगल एग्रीमेंट के आगे फर्दर एग्जांपल दे रहा है। पहली एग्जांपल, हर वो एक्ट जो पनिशेबल बाय लॉ हो, जो ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत जिसमें कोई सजा दी गई हो। पाकिस्तान पिनल कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, ताज़ीराते, नाम सुना है ताज़ीराते पाकिस्तान? ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड, इस तरह इंडियन पिनल कोड, ताज़ीराते हिंद। तो जिसकी सजा दी गई हो वो हमारा अनलॉफुल एक्ट है। आगे चले, अगर एग्रीमेंट हो किसी को धोखा देने का, एग्रीमेंट किसी ऐसी चीज के करने का जिससे
किसी को जो एक्ट पनिशेबल, अच्छा बताइए जरा एग्जांपल बताइए, कौन कौन सा एक्ट पनिशेबल वाला है जी? वेजरिंग, जो बिल्कुल जुआ, चोरी करने का एग्रीमेंट, खुदकुशी, ठीक है, चर्च बेचने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का वगैरह वगैरह, ठीक है। टू डिफ्रॉड अदर्स, दूसरों को धोखा देने का। अगर एग्रीमेंट ये हो कि मैं और आप मिलके दूसरों को धोखा देंगे, कैसी स्कीम इजाद की, दूसरों को धोखा देके पैसा लूटेंगे उनसे और 50-50 बांट लेंगे, बाद में मैं पैसे नहीं दे रहा इनका हिस्सा इनको दे नहीं रहा, क्या इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है? वाइड। क्यों, किस वजह से? इलीगल है। इन्वॉल्विंग इंजरी टू अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, जान माल इज्जत कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना, अगर इसका एग्रीमेंट किया जाए ये भी इलीगल है। इमोरल एक्ट्स एंड एक्ट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अच्छा ये जो ना इमोरल एक्ट्स, ये हमने सोशल नॉर्म्स को सामने रख के डिसाइड करना है, इसकी लॉ ने लिस्ट नहीं दी, ठीक है। सोसाइटी, हम एक मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, तो इसमें जो भी आपको पढ़ के लग रहा होगा, अगर फर्ज कीजिए कोई केस हमें बताता है, तो आपने खुद वैल्यूएट करना होगा ये मोरल अखलाकी तौर पे ये अच्छी बात का एग्रीमेंट हो रहा है कि गलत बात का एग्रीमेंट हो रहा है, इमोरल, और आप आसानी से केस स्टडी में डिसीजन कर लेंगे। फिर एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो मुफादे आमा के खिलाफ हो। अब मुफादे आमा के खिलाफ कौन से एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, ये देखें, ये बता रहा है, कहानी से ला समझ कैसे लिंक। सबसे पहले उसने हमें बताया एग्जांपल्स ऑफ वाइड, सबसे पहले बताया एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, वाइड, वाइडेबल। फिर वाइड की एग्जांपल्स बताई आगे, वाइड की एग्जांपल कौन सा? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, इलीगल एग्रीमेंट। फिर इलीगल एग्रीमेंट की आगे एग्जांपल्स दी उसने, फिर उसमें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसकी एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा अलग था कंसेप्ट, लेकिन बैक एंड पे लिंकिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी स्टेज में अगर कोई आ जाएगा इनमें से, तो वो एग्रीमेंट तो वाइड हो जाएगा। मेन तो हम वाइड एग्रीमेंट्स के अंदर ही पढ़े ना सारी चीजें। कौन कौन से एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं? ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, एलियन किसे कहते हैं? फॉरेनर्स को। क्या फॉरेनर के साथ हम सेल परचेज का एग्रीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एलियन एनिमी किसे कहते हैं? ऐसा फॉरेनर जिस कंट्री के साथ पाकिस्तान एट वार, ये एलियन एनिमी। एलियन एनिमी के साथ है ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अगर ट्रेडिंग एग्रीमेंट किया ट्रेड करने का विद एलियन एनिमी, तो वो एग्रीमेंट वाइड है। यानी अगर जंग छिड़ी हुई है, जंग के दौरान में एग्रीमेंट किया है, वो वाइड है, क्योंकि पहले जंग का नतीजा निकलेगा, बाद में कमर्शियल एक्टिविटीज बहाल होंगी। और अगर जंग से पहले एग्रीमेंट किया हुआ एलियन एनिमी के साथ, तो जंग के दौरान सस्पेंड हो जाएगा, जंग ओवर होगी, खत्म होगी, उसके बाद देखा जाएगा दोबारा रिवाइव होगा। अच्छा ये मुश्किल सा नाम, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब क्या है? कि किसी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उससे उसको बचाना। किसी बंदे के जिसने कोई जुर्म किया है, अगर आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होने से रोकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, ये कानूनी कार्रवाई होने से रोके, तो वो एग्रीमेंट वाइड, क्योंकि क्रिमिनल मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई चलनी चाहिए। अगर ऐसा एग्रीमेंट करेंगे कि जी कार्रवाई नहीं करनी, तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के घर में चोरी की, मिस्टर बी ने एफआईआर दर्ज करा दी, अब ए भागता फिर रहा है और ए बी को अप्रोच करके ऑफर देता है कि आप अगर मेरे खिलाफ एफआईआर वापस ले लो ना, तो मैं आपका चोरी का लूटा हुआ सामान आपको वापस कर दूंगा। बी ने कहा ठीक है लाओ सामान, ए ने सामान वापस कर दिया, बी ने एफआईआर वापस लेने से इनकार कर दिया। क्या ए इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा सकता है? नहीं करवा। क्यों नहीं करवा सकता? ये एग्रीमेंट वाइड था। किस वजह से वाइड था? रीजन क्या है? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल है, उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू सेल और ट्रांसफर पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस क्या होता है? सरकारी नौकरी। कहता है सरकारी नौकरी की खरीदो फरोख्त मना है। क्या सरकारी नौकरी को खरीदा जा सकता है? बिल्कुल खरीदा जा सकता है। ठीक है, आप सरकारी दफ्तर में गए, अब वहां पे डायरेक्टर था, उसके पास पावर थी आपको अपॉइंट कर सकते, उसने कहा 5 लाख रुपया दोगे तो अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें दूंगा, वरना भाग जाओ। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर पहले अपॉइंटमेंट लेटर दे, बाद में 5 लाख देता हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर दिया, आप मुकर गए, क्या आपसे रिकवरी करवा सकता है? नहीं करवा सकता। आपने कहा अपॉइंटमेंट तो हो गई, वो लेटर मेरे हाथ में आ गया। इसी तरह फर्ज कीजिए आपने डायरेक्टर को 5 लाख दिए और अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले डायरेक्टर की ट्रांसफर होगी किसी दूसरी जगह, अब उसके पास वो अथॉरिटी नहीं रही, क्या आप उससे 5 लाख रुपए वापस ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? एग्रीमेंट वाइड था, आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। क्लियर? फिर नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। एग्रीमेंट इन स्टेट, लॉ ये कहता है कि हर बंदे के कुछ बुनियादी हकूक हैं, हर इंडिविजुअल के। वो जो चाहे, जो उसको पसंद है वो खा पी सकता है, पहन सकता है, जहां जाना चाहे, जहां जहां इजाजत गवर्नमेंट ने दी आ जा सकता है, जहां रहना चाहे रह सकता है।
ठीक है, जिस पर्सन के साथ शादी करना चाहे कर सकता है, ये सारे बेसिक राइट्स हैं। और कोई भी एग्रीमेंट जो किसी इंडिविजुअल को बेसिक राइट से महरूम करता हो वो एग्रीमेंट वॉइड है। जैसे पहली एग्जांपल, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, कि किसी को ट्रेड करने से रोकना। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए मैं इन भाईजान से कहता हूं आप वादा कीजिए पढ़ के आप जो मर्जी काम करें कर लें, आपने टीचर नहीं बनना, ये एग्रीमेंट बन। अब देखिए लॉफुल प्रोफेशन है, लॉ इसकी इजाजत देता है कि अगर ये मेरे साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड है? वो वॉइड है। लेकिन याद रखिएगा नेचर कैसे मैं डिफरेंट कर रहा हूं। पहले मैंने आपको क्या एग्जांपल दी, मैंने के साथ एग्रीमेंट किया कि तुम जिंदगी में कभी टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आओगे, एक एग्रीमेंट। एक दूसरा एग्रीमेंट भी है कि मैं अगर इनके साथ ये वादा करूं कि आप सीए क्वालिफाई करने के बाद लाजमी टीचिंग प्रोफेशन में ही आएंगे, ये वादा करें, ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल है। ये एग्रीमेंट अगर मैं इनसे ये कहता हूं कि आप आके सीए क्वालिफाई करने के बाद इस इदारे को सर्व करेंगे या इस प्रोफेशन में आएंगे, ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है। इसको एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं, आपको आसानी से समझ आएगी। फर्ज कीजिए ए के फादर ने ए से एग्रीमेंट किया कि तुम जिंदगी में कभी शादी नहीं करोगे, फर्ज कीजिए, ठीक है। ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो राइट्स हैं उनको इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, फादर ने एक, ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वॉइड है। फादर ने बेटे के साथ एग्रीमेंट किया क्या कि तुम वादा करो कि तुम सी, उसका भाई है, उसकी बेटी के साथ शादी करोगे। ये एग्रीमेंट बताइए वैलिड है कि वॉइड है? ये एग्रीमेंट वैलिड है। देखिए एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज ये वॉइड है, एग्रीमेंट टू मैरी ये वैलिड है और इनफोर्सेबल है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज वॉइड है, एग्रीमेंट टू मैरी वॉइड नहीं है जी। दोनों नहीं मर्जी तो ना एग्रीमेंट करे, वैसे नहीं मर्जी तो ना एग्रीमेंट करे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट ये करता है, एग्रीमेंट टू मैरी, याद रखिएगा एग्रीमेंट टू मैरी वैलिड है, एग्रीमेंट नॉट टू मैरी ये वॉइड है, ये इन स्टेट ऑफ मैरिज आएगा। बहरहाल लेकिन यहाँ पे इन स्टेट ऑफ मैरिज थोड़ी कर रहे थे हम, तो एग्जांपल लेते हैं एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड की। अच्छा, अब इसी तरह मुझे बताइए, अगर हम दोनों की दुकान एक ही प्लाजा में है, इनकी दुकान ज्यादा चलते है, मेरी दुकान में ग्राहक आता है नहीं, मैं इनके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि आप ये 10 लाख रुपया पकड़िए और आपने आइंदा इस मार्केट में बिजनेस नहीं करना, जाके किसी दूसरी मार्केट में जाके दुकान खोले। एग्रीमेंट हो गया, मैंने इनको 10 लाख रुपया दे दिया, ये चले गए, दूसरी मार्केट में इनकी दुकान नहीं चली, अब ये वापस आ गए। क्या मैं ये एग्रीमेंट इनफोर्स करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड ये वाइड एग्रीमेंट है। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद पर्सनल लिबर्टी भी मैंने आपको बता दिया कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी है, हम उसको उससे महरूम नहीं कर सकते। पर्सनल लिबर्टी में बहुत सी, जैसे जहां मर्जी रहें, आए जाएं, खाना पीना, जो मर्जी आपकी मर्जी है, ये आपकी शख्सी आज़ादी कानून ने आपको दिया। अब फर्ज कीजिए कि, बल्कि एक रियल केस आपके साथ डिस्कस करता हूं, लैंडर ने 1 लाख रुपया दिया मिस्टर ए को उधार, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1 लाख रुपया उधार दिया। जो लोन एग्रीमेंट था उसमें एक कंडीशन तय पाई कि जो उधार दे, मिस्टर ए ने उधार लिया, मिस्टर ए जब तक लोन रीपे नहीं करेगा अपना घर कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं करेगा, दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर, ये कंडीशन थी। उसके बाद ए ने अपना घर शिफ्ट कर दिया, क्या बी इनफोर्स कर सकता है उसको कि वापस अपनी जगह पे? नहीं। लॉ ने कहा नहीं, वो पैसे देने का पाबंद है, लॉ ने कहा पैसे हम आपसे उनसे रिकवर करवा के आपको देंगे, लेकिन आप उस पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगा सकते जिससे उसकी पर्सनल लिबर्टी इफेक्ट हो। नहीं, वो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट टू मैरी, एग्रीमेंट टू मैरी वैलिड है, वो आपने एग्रीमेंट किया ना, ठीक है। बल्कि ये लेकिन ये बेसिक राइट्स को देखें, आपने अपने बेसिक राइट्स को यूटिलाइज कर लिया। इंसान का लॉ क्या कहता है? बेसिक राइट्स क्या है? बेसिक राइट्स है मैरी करना। आपने जब एग्री कर लिया किसी के साथ, पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ कि एग्रीमेंट टू मैरी, आपने, तो आपने अपना बेसिक राइट एक्सरसाइज किया है। अब उसके ऊपर बैकआउट आपको लॉ नहीं करने देगा, और अगर करें तो लॉ से कहेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो हमारे सिलेबस में एग्जांपल नहीं है, पहले लास्ट सेशन तक एग्जांपल होती थी। लॉ कहता था 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें मैं ऐसी सजा दूंगा जो इबरतनाक होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे बड़ी सजा जो होती थी ना, वो 2 केसेस में होती थी, उनमें से एक ये केस भी था कि एग्रीमेंट टू मैरी करके इसको ब्रीच किया जाए, ठीक है। तो इसलिए एग्रीमेंट टू मैरी याद रखें ये वैलिड है, और एग्रीमेंट नॉट टू मैरी ये वॉइड है। पेरेंटल राइट्स, पेरेंटल राइट्स का मतलब क्या है कि हर इंसान का हक है कि वो अपने बच्चों से मिले। अगर फर्ज कीजिए मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे नहीं है कोई, उन्होंने अपने रिलेटिव से या कुछ दूसरे लोगों से कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपना बच्चा हमें दे दीजिए, हम इसकी परवरिश करेंगे। दोनों पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया,
अब जिस पार्टी ने बच्चा लिया था उन्होंने एग्रीमेंट में ये लिखवाया कि आप सारी जिंदगी इस बच्चे से मिलेंगे नहीं, साइन कर दिया। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं। क्यों किस वजह से वाइड है? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ पेरेंटल राइट्स वाइड। फिर एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, अगर कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट किया जाता है, बिजनेस आपस में एग्रीमेंट करते हैं मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो वो वाइड होंगे। अब मोनोपोली किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है, ये इसके बहुत से तरीके हैं, मार्केट स्ट्रेटजीज है, हम उस तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे ये मैरिज ब्यूरो वाले आपने देखा होगा, जगह जगह ऑफिस खुले होते हैं और ये पैसे लेके लोगों की शादी करवाते हैं। लॉ ये कहता है कि जो मैरिज है इसको हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बनने देंगे, क्योंकि वरना ये लोग अपने पैसों के चक्कर में हो सकता है कि वो गलत रिश्ते करवाते रहे। तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट जितने भी है, लॉ ने उनको अनलॉफुल करार दिया, वाइड करार दिया, ठीक है। अगर ए बी को एडवांस में 1 लाख रुपया देता है और उसे कहता है कि आप मेरे, बी वादा करता है कि वो 1 साल के अंदर शादी करवाएगा उसकी, और बी 1 साल के अंदर शादी नहीं करवाता, क्या ए उससे पैसे वापस ले सकता है? नहीं। क्यों नहीं ले सकता? एग्रीमेंट वाइड। छोड़ दे एग्रीमेंट टू मैरी। बस सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखें मेरे भाई। एग्रीमेंट नॉट टू मैरी वाइड है, एग्रीमेंट टू मैरी वैलिड है। मैं पूरा लॉ भी पढ़ा दूंगा ना, एंड पे आपने यही सवाल पूछना है, सर जी बताया नहीं आपने वो सवाल। छोड़े बस आपने एक काम करना है जिंदगी में, जिसके साथ भी कभी एग्रीमेंट टू मैरी करे ना, आपने रिटर्न फॉर्म में लिखवाना है स्टाम्प पेपर पे, ताकि बाद में अगला बंदा मुकरने पाए तो आप कोर्ट कचहरी में जाके सजा दिलवा सके उसको। इसी से पता चल जाएगा कितना सच है कितना झूठ। जी हाँ, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स तो रोज होते हैं। हाँ चलिए आगे। अब छोड़ दे भाई, कितनी बात, मुझे सारे राज पता है आपके, सास भी कभी बहू थी। आगे चले आगे चले, बस कर दे वापस। इफेक्ट्स क्या है? अगर अच्छा हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि वाइड एग्रीमेंट में और इलीगल एग्रीमेंट में क्या फर्क है। अच्छा, वाइड एग्रीमेंट के इफेक्ट भी आपको पता है, वाइड है तो वाइड है, इलीगल एग्रीमेंट भी वाइड है। अच्छा, एब इनिशियो आपको पता है, समटाइम हम जरा जोर देने के लिए लगा देते हैं एग्रीमेंट। वाइड एब इनिशियो का पता है, फ्रॉम इनिशियल स्टेज, हाँ पहले दिन से ही वाइड है। अच्छा, इलीगल एग्रीमेंट्स में और वाइड में फर्क क्या है? नो रिस्टोरेशन। वाइड एग्रीमेंट्स में, सिंपल वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनमें रिस्टोरेशन होती है। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी एडवांस लिया दिया है वो वापस होगा, और इसे रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये वाइड एग्रीमेंट में रिस्टोरेशन होती है, इलीगल एग्रीमेंट्स में रिस्टोरेशन नहीं होती। अब आता है ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन आल्सो वाइड। इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये इफेक्ट वाइड एग्रीमेंट्स के लिए भी है, इलीगल के लिए भी, यानी ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स दोनों के लिए। ये वाला पॉइंट सिर्फ इलीगल एग्रीमेंट्स के लिए। कोलैटरल ट्रांजैक्शन आल्सो वाइड मतलब क्या? देखिए, कोलैटरल का मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड है और कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो इससे रिलेट करता है। जैसे मैंने इन भाई से लोन लिया, लोन लेना देना इलीगल तो नहीं है, लोन एग्रीमेंट करता हूं, वैलिड होगा, चलिए ठीक है। अब ये साइड पे हो गए, इनको कुछ नहीं पता मैं पैसों का क्या करूंगा, मैंने वो पैसे जुए में लगा दिए, मेरा जुए का एग्रीमेंट ये वैलिड है कि वाइड है? वाइड है। लेकिन मेरा इनके साथ जो लोन का एग्रीमेंट है ये वाइड वैलिड है। क्यों? इनको पता ही नहीं। मैं इसको ये नहीं कह सकता ये कोलैटरल है, ये रिलेटेड है, ये अनरिलेटेड है। क्यों अनरिलेटेड है? इनको पता ही नहीं। लेकिन अगर मैं इनसे लोन लूं, ये पूछें कि सर क्या करेंगे, मैं कहूंगा जुए में लगाऊंगा। अब इन्होंने लोन दिया, अब मैंने जो एग्रीमेंट जुए का किया ये तो वाइड है, लेकिन इसके साथ जो कोलैटरल एग्रीमेंट है वो भी वाइड। क्लियर हुई है बात? अच्छा, एक और एग्जांपल से कोलैटरल एग्रीमेंट वाली बात क्लियर करते हैं। हमारा आपस में ये हुआ कि हम तीनों मिलके लोगों को धोखा देते हैं और पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करके ना एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करेंगे इनके थ्रू। अब प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो एग्रीमेंट है ये तो वैलिड है, लेकिन हमने आपस में ये एग्री किया कि पहले फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ, उससे जो पैसे आएंगे वो फिर बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये मुझे बताइए कोलैटरल एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया? अब मेन एग्रीमेंट जो फ्रॉड करने वाला ये वाइड है, तो इसके साथ जो कोलैटरल एग्रीमेंट है उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट का वो भी वाइड। अगर जिन भाई को हमने पैसे दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसे लेके भाग जाए, हम थ्रू एग्रीमेंट रिकवर करवा सकते हैं हमसे? नहीं। क्यों नहीं करवा सकते? वाइड। कोलैटरल ट्रांजैक्शन या कोलैटरल एग्रीमेंट कह लें इसको। कोलैटरल, अगर मेन एग्रीमेंट वाइड है ना तो कोलैटरल एग्रीमेंट भी वाइड होंगे। कोलैटरल का मतलब समझ आ गया ना किसको कहते हैं? रिलेटेड एग्रीमेंट्स।
चलिए इसके बाद लास्ट कंसेप्ट हमारा पार्टली अनलॉफुल। आज के लेक्चर में 3 ही कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट एग्जांपल्स इलीगल एग्रीमेंट्स की, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, और तीसरा पार्टली लॉफुल अनलॉफुल हो तो क्या होगा। बाज़ औक़ात ऐसा आता है कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा अनलॉफुल नहीं है, उसमें कुछ हिस्सा इलीगल होता है और कुछ हिस्सा लीगल होता है। इसमें लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर आप लीगल पार्ट सेपरेट कर सकते हो इलीगल पार्ट से, अगर सेपरेट कर सकते हो तो लीगल पार्ट इन्फोर्सेबल होगा और इलीगल पार्ट अनइन्फोर्सेबल, वो वाइड होगा। और अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते पूरे का पूरा एग्रीमेंट वाइड। ठीक है, पार्टली अगर किसी एग्रीमेंट में कोई कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट पार्टली लॉफुल हो और पार्टली अनलॉफुल हो तो क्या होगा, लॉ देखेगा दोनों को सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं। अगर दोनों को सेपरेट किया जा सकता है तो फिर क्या, सेपरेट करके अनलीगल को फारग, इलीगल को फारग कर देंगे, लीगल को इन्फोर्स करा देंगे। और अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता वो एग्रीमेंट वाइड। जैसे एग्जांपल जो उसने हमारे सिलेबस में दिया, पहले एग्जांपल प्रॉमिस टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग्स, और दूसरा अल्टरनेट प्रॉमिसेस बीइंग इलीगल। अच्छा, अल्टरनेट क्या होता है, या ये कर लो या ये। अच्छा, इसमें एग्जांपल सुनिए। हम किसी अकाउंटेंट को ये कहते हैं आप ऐसा कीजिए, हमारे बिजनेस में आप काम कीजिए एज अकाउंटेंट। उसने कहा बदले में क्या मिलेगा, हम कहें या तो 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले लेना या 1 किलो चर्स मंथ एंड पे। अल्टरनेट का मतलब या ये ऑप्शन। तो यहां पे ये एग्रीमेंट जब कोर्ट में पहुंचेगा तो कोर्ट किस चीज की पेमेंट करवाएगा, पूछेगा क्या कि क्या चाहिए आपको, नहीं। अच्छा बताइए, क्या ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेबल है। तो कौन सा पार्ट इन्फोर्स करवाएगा लॉ, लीगल यानी 1 लाख रुपए वाला। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर एग्रीमेंट यू होता है कि आप फैक्ट्री में अकाउंटेंट के तौर पे काम कीजिए, बदले में क्या मिलेगा, 1 लाख रुपया और चर्स, 1 किलो चर्स। अब बताइए ये अल्टरनेट प्रॉमिस है क्या, नहीं, ये एक ही कंसीडरेशन है। क्या इसमें सेपरेट किया जा सकता है कि कितनी देर काम करने के लिए 1 लाख रुपया मिला और कितनी देर काम करने के लिए चर्च, नहीं। तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट वाइड हो गया। ये बात समझ आ गई, अल्टरनेट प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग्स। अगर दो पार्टीज एक ही एग्रीमेंट में ये तय करें, एक ही सफे के ऊपर ये लिखा हुआ है कि पहले हम दोनों मिलके 50 लाख मैं डालूंगा, 50 लाख आप डालेंगे, हम दोनों मिलके एक घर खरीदेंगे, ठीक है, और बाद में जब प्राइस ज्यादा होगी तो उसको बेच के मुनाफा कमाएंगे। फिर साथ में आगे अगले हिस्से में ये लिखा कि जब तक वो घर बिकता नहीं है उसे हम जुआ करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जुए से जो भी आमदनी होगी वो भी आधी आधी करेंगे। अब एक ही एग्रीमेंट में 2 चीजें एग्री हुई, फर्स्ट टू डू लीगल थिंग्स, और फिर उसके बाद पूरा एग्रीमेंट लॉ के सामने पहुंचेगा। बताइए लॉ इसको वैलिड करेगा वाइड। अच्छा, खुद अब यहां पे खुद फैसला कीजिए, क्या ये सेपरेबल है दोनों ट्रांजैक्शन, बिल्कुल है। तो लॉ कहेगा जो आपने घर खरीदने वाली बात की थी वो वैलिड है, जुए वाली बात की वो वाइड। एक सेलर के साथ एग्रीमेंट ये तय पाया, सेलर ने कहा कि अगर आप इस घर को खरीदते हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 1 करोड़ में बेचूंगा, अगर आपने जुआ करवाने के लिए बेचते हैं, अगर आपने घर खरीदने के 1 साल के अंदर अंदर जुआ करवाया ना तो मैं 50 लाख रुपए और लूंगा, फिर मैं 1.5 करोड़ में बेचूंगा। उन्होंने कहा नहीं जी हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। 1 करोड़ में सेल हो गई, उसके बाद जुआ शुरू करवा दिया गया घर में। अब जो सेलर था उसने पहला केस किया, उसने कहा जी मुझे 50 लाख रुपया इसे रिकवर करवा के दीजिए जो एग्री हुआ था। बताइए क्या लॉ 50 लाख रिकवरी करवाएगा, नहीं। क्यों नहीं करवाएगा, इल्लीगल है। दूसरा उसने ये कहा अच्छा चले ठीक है 50 लाख रिकवर नहीं करवाते, चले ना करवाएं। दूसरा केस उसने ये फाइल कि इस ट्रांजैक्शन को ही रिवर्स कर दिया जाए, मैंने घर नहीं बेचना इनको। क्या घर का ट्रांसफर रिवर्स किया जाएगा, देखिए सेपरेबल है, एक लीगल है और एक इलीगल है। जो घर की सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है वो लीगल, वो इन्फोर्सेबल है, लेकिन जो दूसरा इलीगल थिंग वाली थी वो इन्फोर्स। अगर दोनों इलीगल होती तो फिर लॉ रिवर्स करवा सकता था उसको, लेकिन एक लीगल पार्ट है एक इलीगल पार्ट है, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। लॉ ने लीगल पार्ट को इन्फोर्स करवा लिया, इलीगल को वाइड। ये समझ आया रूल लॉ का। तो आज के लेक्चर में हमने कितनी चीजें पढ़ी, 3। पहला एग्जांपल्स ऑफ अनलॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट नहीं इलीगल एग्रीमेंट। दूसरा उसका इफेक्ट, इफेक्ट में कोलैटरल वाली बात समझ आ गई आपको, और रिस्टोरेशन वाली बात भी समझ आ गई। तीसरा, अगर एग्रीमेंट पार्टली लॉफुल और पार्टली अनलॉफुल होगा तो क्या होगा, सेपरेबल है तो सेपरेट करके लीगल को क्या करवा दें, बाकी को कैंसिल। सेपरेबल नहीं है, सारे का सारा फर्क। क्लियर। चलिए यहां पे हमारे आज के लेक्चर का एंड होता है। आपने एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करना है। अल्लाह हाफिज।